गुड इवनिंग। तो आज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एमसीक्यू करेंगे जो कि पार्ट 2 रहेगा। ये क्वेश्चन किए थे 21 क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग, राइट। देखिए, an inventor state that the new engine the invented reject 30% of the heat it absorbed from the reservoir while the temperature of the source and sink are maintained at 500 Kelvin and 200 Kelvin respectively. His engine is equivalent to, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है पहले भी मैं बताया था, हाँ। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है पहले भी बताया था, एक क्लॉसियस इनइक्वालिटी से बताया था, एक क्लॉसियस से बताया था आपको, क्लॉसियस इनइक्वालिटी, ठीक है। ये होता है इंटीग्रल dq अपॉन t इक्वल टू q1 अपॉन t1 माइनस q2 अपॉन t2। इस फॉर्मूला से हमने सॉल्व किया था इससे पहले क्वेश्चन। अभी थोड़ा दूसरे फॉर्मूला से भी सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। देखिए कैसा है, इससे भी सिंपल एक फॉर्मूला है, उससे करेंगे कार्नोट एफिशिएंसी से। देखिए एन इन्वेंटर बोल रहा है कि एक इंजन बना है जिसमें हीट रिजेक्ट 30% हो रहा। क्या हो रहा, हीट रिजेक्ट जो हो रहा कितना परसेंट, 30%। 30% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द हीट ऑब्जर्व। जितना हीट ऑब्जर्व किया है उसका 30% हीट रिजेक्ट कर रहा है। तो किसका हीट ऑब्जर्व जितना किया था उसका 30% रिजेक्ट कर रहा। 30% का मतलब 0.3 और हीट सप्लाई, ठीक है, Q1। तो हीट रिजेक्शन अपन हीट सप्लाई जो होगा वो क्या होगा, 0.3 होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो इन्वेंटर बोल रहा उस हिसाब से अगर एक इंजन की जो इन्वेंटर ने बनाया है उस इंजन का एफिशिएंसी निकालेंगे तो 1 माइनस हीट रिजेक्शन अपन हीट सप्लाई होता है। तो 1 माइनस हीट रिजेक्शन अपन हीट सप्लाई जो है 0.3 है, यानी इफिशियंसी आ जाएगा 0.7, यानी कि 70% आ जाएगा, ठीक है, यानी 70%। अब देखिए, अब कार्नोट इंजन जो है, कार्नोट इंजन से हम लोग कंपेयर करते हैं हमेशा। कार्नोट इंजन 1 माइनस T2 अपॉन T1 ये फॉर्मूला होता है, टेम्परेचर पे होता है। हीट इंजन जो होता है हीट सप्लाई पे हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, T1 जो है ये 500 है और 200 जो है ये T2 है, ठीक है। तो 1 माइनस 200, हमेशा कम वैल्यू जो रहता है वो ऊपर में लिखते हैं। अगर नहीं समझ आए कि T1 क्या है, T2 क्या है, सोर्स टेम्परेचर क्या है, सिंक टेम्परेचर क्या है, नहीं अगर समझना है, समझिए कि कम जिसका वैल्यू है उसको ऊपर रखना है। अपन 500, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। ये 5 माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 5। 3 अपॉन 5 अगर इसको परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 25 100 हो जाएगा, ठीक है। 20 3 60, मतलब ये 60% हो गया। और ये 0.7 इसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका इंजन का एफिशिएंसी 70% आ जा रहा है। तो कार्नोट इंजन जो है, एक वो ये वाला हमने कार्नोट निकाला, कार्नोट जो है, कार्नोट वो लेस देन इंजन एफिशिएंसी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इंजन इम्पॉसिबल है, ऐसा इंजन नहीं बन सकता। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, इम्पॉसिबल इंजन। कार्नोट इंजन के एफिशिएंसी जो होता है उससे ज्यादा अगर किसी भी इंजन का एफिशिएंसी हो, इसका मतलब वो इंजन जो है हाइपोथेटिकल है, इम्पॉसिबल है। आया समझ में, बताइए, ओके। चलिए, नहीं समझ में आया होगा तो बताइएगा। ये क्लास आज सिर्फ ऐप पे चल रहा है क्योंकि यूट्यूब पे आवाज का दिक्कत जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की आवाज जो है आप लोग को अच्छा सुनाई दे रहा होगा। आवाज अच्छा आ रहा है ना, ठीक है। अब देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन करेंगे, विच लॉ गवर्न द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर। इसमें से कौन सा लॉ है जो कि गवर्न करता है हीट ट्रांसफर का। तो हीट ट्रांसफर किसमें होता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट, गुड। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए 2500 kilojule per minute heat is supplied to a heat engine at 1200 Kelvin. It rejects heat at 1500 kilojule per minute at 600 Kelvin. This type of engine is,
ये किस टाइप का इंजन है, एकदम सेम वैसा ही है, वही फार्मूला लगा दीजिए। दो हमारे पास फार्मूला है, एक तो देखें इंजन का फार्मूला लगाएंगे, इफिशियंसी इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपन Q1, या हीट रिजेक्शन अपन हीट सप्लाई। Q2 जो होता है ना, Q2 इक्वल टू हीट रिजेक्शन Q1 होता है, और Q1 इक्वल टू हीट सप्लाई QS होता है। तो ये कभी भी Q2 Q1 QS Q1 लिखूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए। तो ये एक फार्मूला हो गया, और इसी और दूसरा फार्मूला कार्नोट का लगा देंगे, कार्नोट का लगा देंगे तो 1 माइनस T2 अपन T1 हो जाएगा, ये फार्मूला। और एक है क्लॉसियस इनइक्वालिटी के, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं, ये एक मेथड है। दूसरा मेथड है क्लॉसियस इनइक्वालिटी, क्लॉसियस इनइक्वालिटी, दोनों में से किसी को से भी करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा आंसर अलग अलग आएगा, लेकिन आपको ये समझ जाएगा कि इम्पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है। तो ये क्या होता है, इंटीग्रल dq अपन t इक्वल टू q1 अपन t1 माइनस q2 अपन t2, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कीजिए, आंसर आ जाएगा। हीट जो सप्लाई हो रहा है QS जो है यानी Q1 ये है हीट इंजन एट, और ये T1 हो जाएगा, ये हीट रिजेक्ट हो रहा है यानी Q2 Q1, और ये T2 हो जाएगा। बस ये निकालना है, पूरा डेटा है आपके पास, सॉल्व करिए, ठीक है। अच्छा अभी ये स्टूडेंट कनेक्ट हो रहा है, सबको आवाज आ रही है ना बराबर? ओके, सॉल्व कीजिए, इसका आंसर बताइए, सभी लोग सॉल्व करिए, पहले बता चुका हूं, 2 मिनट में मैं आ जाता हूं। देखिए इसके ऊपर ही सॉल्व करके बताता हूं। इसके ऊपर अगर सॉल्व करना है तो ऐसे हो जाएगा, Q1 कितना है 2500, T1 कितना है 1200 है, माइनस Q2 कितना है 1500, और T2 कितना है 600 है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक। 12 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 12 ही ले लेते हैं। तो यहाँ 12 है, कुछ नहीं करना है, यहाँ 25 लिख देना है। यहाँ 6 है, 12 नहीं है, तो 2 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15 दूना 30 हो जाएगा, ठीक है। 25 माइनस 30 माइनस 5/12। अब माइनस में वैल्यू आ गया मतलब जीरो से कम है, जीरो से कम है यानी लेस देन जीरो है, मतलब ये जो है पॉसिबल है इंजन, ये जो है पॉसिबल है, ये इंजन पॉसिबल है। तो कहां है, पॉसिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है। पॉसिबल और इरिवर्सिबल बोल सकते हैं C1, ठीक है, पॉसिबल और इरिवर्सिबल। अब इसके हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो इंजन का इफिशियंसी पहला वाला इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, यहीं पे इससे। तो 1 माइनस हीट रिजेक्शन जो है वो कितना है 1500 डिवाइडेड बाय 2500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। 5 तिहाई 15 और 5 पच्चे 25 हो जाएगा। 5 माइनस 3 जो हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, इनटू अगर 100 करते हैं परसेंटेज में वैल्यू निकालने के लिए तो 20 पच्चे 100 हो जाएगा, 20 दूना के 40, 40% जो है इफिशियंसी इसका आ रहा है इंजन का। मतलब 50 से कम आ गया तो आपको तुक्के में क्या बताया था कि इंजन इरिवर्सिबल होगा, पॉसिबल होगा। जो इरिवर्सिबल होता है वही पॉसिबल होता है, ठीक है। अब देखिए कार्नोट का निकाल देखते हैं, इससे ज्यादा ही आएगा। कार्नोट 1 माइनस T2 अपन T1 इक्वल टू 1 माइनस T2 जो है कितना है 600 है, T1 जो है 1200 है, केल्विन टेम्परेचर में है। 0 से 0 कट पे 1/2 हो गया। 1 माइनस 1/2 यानी क्या क्या 1/2 परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे, 50 दूना 100 यानी क्या 50% इफिशियंसी आ गया। यहाँ पे कार्नोट का इफिशियंसी ज्यादा आ गया ना, मतलब इसलिए इरिवर्सिबल है, पॉसिबल है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कार्नोट इज ग्रेटर देन इंजन इफिशियंसी, जो इंजन का इफिशियंसी उससे कार्नोट इफिशियंसी ज्यादा है, इसलिए इरिवर्सिबल, therefore इरिवर्सिबल और पॉसिबल। चीजें समझ में आ रहा है ना सबको? एक बार सभी बोलेंगे हाँ, यस और नो, आ रहा समझ में? क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों को अभी तक
बहुत सारी चीजें सिखा दिया हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिया हूँ, तो आप थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ। बताइए, सभी बोलेंगे? आ रहा समझ में? सबको बोलना है, अभिजीत, कन्हैया, मनीष, सबको। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें कोई दम नहीं है, ठीक है। देखिए क्या है, देखिए, इफ टू इंजन E1 एंड E2 आर वर्किंग इन द सेम टेम्परेचर रेंज, दो इंजन है E1 एंड E2, वो सेम वर्किंग टेम्परेचर पे सेम टेम्परेचर पे वर्क कर रहा है। द E1 इज रिवर्सिबल इंजन, E1 जो है रिवर्सिबल इंजन है, वेयर एज E2 जो है वो इरिवर्सिबल इंजन है। तो इसमें पूछ रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, किसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा? तो जो रिवर्सिबल इंजन होगा उसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा, मतलब E1 जो है, E1 का एफिशिएंसी जो है ज्यादा होगा, नहीं बी नहीं होगा, ए होगा, E1 का एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा रहेगा। राइट है? आ रहा चीजें समझ में? राइट, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज द करेक्ट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट। इसमें से केल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट में सब इसमें करेक्ट क्या है कि वर्क साइकिल जो होता है वो ग्रेटर होता है, ठीक है, वर्क साइकिल जो होता है वो ग्रेटर होता है। ये जो है स्टेटमेंट है केल्विन प्लांक्स का, ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। इसके बारे में बताया हूँ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आता है, और ये PMM2 है, परपेचुअल मोशन मशीन 2, सेकेंड काइंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कार्नोट हीट पंप इज यूज्ड टू मेंटेन अ रूम एट टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। एक कार्नोट हीट पंप है जिसका काम है गर्म करना, ठीक है। एक रूम मान लीजिए ठंडी का समय है, तो वो उसको टेम्परेचर मेंटेन करना 27 डिग्री टेम्परेचर पे, ताकि इंसान ठंड में एकदम बढ़िया से मस्त रहे। और द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द रूम वाज -4 डिग्री सेल्सियस, जिसका इनिशियल टेम्परेचर था, पहले वाला टेम्परेचर घर का, उसके रूम का -4 डिग्री सेल्सियस था। समझ जाइए कि कहीं वो हिमाचल में उसका घर होगा और जनवरी का महीना है, ठीक है। तो -4 डिग्री टेम्परेचर है, तो उसमें हीट पंप लगाना पड़ेगा ताकि गर्म हो। तो 27 डिग्री मेंटेन कर रहा है। अब देखिए क्या होगा, द हीट लॉस फ्रॉम द रूम इज 20 किलोवाट। हीट जो है लॉस हो रहा है रूम से, कितना? 20 किलोवाट। हीट लॉस हो रहा है, यानी हीट रिजेक्ट कर रहा है, यानी क्या है, ये Q2 है, ठीक है। व्हाट इज द पावर रिक्वायरमेंट ऑफ द पंप, तो पावर रिक्वायरमेंट, पंप का पावर रिक्वायरमेंट क्या होगा? पंप का पावर रिक्वायरमेंट यानी वर्क डन, ठीक है। आ रहा क्वेश्चन को समझना है इस तरीके से, ओके। मतलब जितना वो रूम को गर्म करेगा, कुछ चीजें हीट लॉस भी होगा ना बाहर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एसी चल रहा ठंडा करने के लिए, ठीक है। कुछ ठंडा जो है एसी का वो लॉस भी होगा, इधर उधर से होल होल है रूम में, इधर उधर पे, इधर उधर भी जा रहा है। वैसे ही यहाँ पे भी लॉस हो रहा है हीट कुछ। तो वो पंप चलाने के लिए वो कितना पावर रिक्वायर्ड होगा, इस हिसाब से जो होता है एसी या हीट पंप डिजाइन होता है, ठीक है। इस हिसाब से डिजाइन होता है। तो बताइए, तो हमारे पास दो दो फॉर्मूला है, ओके। पहले डेटा लिख लेते हैं। डेटा T1 इक्वल टू जो है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको 273 करेंगे क्योंकि हमें केल्विन में करना है, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन, ओके। और T2 जो है वो -4 डिग्री सेल्सियस है, इसको भी 273 ऐड करेंगे केल्विन में करने के लिए, तो ये 269 केल्विन हो जाएगा। और Q2 जो है वो तो दिया हुआ है 20 किलोवाट दिया हुआ है, ठीक है। Q2 जो है वो 20 किलोवाट आपको, नहीं Q1 ही होगा, द हीट लॉस फ्रॉम द रूम। हाँ, हीट लॉस फ्रॉम द रूम, अगर रूम से हीट लॉस हो रहा है ना तो एक Q1 होगा,
यहाँ पे Q1 होगा, ठीक है, ये Q1 है, ठीक है, ओके। देखिए कैसा है, डायग्राम बनाकर बताऊं कि सॉल्व कर लेंगे आप लोग, बताइए, डायग्राम बनाकर बता दूं? देखिए ये है ये टेम्परेचर, जो T1 जो होगा वो 300 केल्विन है, टेम्परेचर T1, ठीक है। यहाँ पे जो है Q1 यहाँ से, और ऐसा जो है हीट पंप है, हीट पंप इस तरीके से रहेगा, वर्क डन, और ये सॉरी, ये भी ऐसे होगा Q2, और यहाँ पे जो है T2 टेम्परेचर 269 केल्विन है, ठीक है। इस टाइप से डायग्राम रहेगा, ठीक है। वर्क डन का ये डायग्राम का एरो ऐसा है, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, ओके, इस टाइप से है, ठीक है। तो हीट जो लॉस हो रहा, मतलब पहले देखिए, पहले इतना टेम्परेचर था ना रूम का, पहले ये टेम्परेचर था, ठंडा था, उसको गर्म करना है तो यहाँ तक ले जाएगा Q1, तो यहीं पे जाके हीट जो है लॉस कर रहा है 20 किलोवाट का, ठीक है। तो बोल रहा पावर, इसका पावर रिक्वायर कितना चाहिए पंप का, यानी वर्क डन जो है वो कितना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आप फॉर्मूला लगा दीजिए, COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP जो होता है वो इफिशियंसी का उल्टा होता है, ठीक है। COP कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ये होता है T1 अपन T1 माइनस T2, क्योंकि ये ऊपर T1 रहता है, याद रखिएगा, क्योंकि हीट पंप का डिजायर क्या है, उसकी इच्छा क्या है, गर्म करना, तो गर्म करना यानी T1 मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, तो T1 ऊपर रखेंगे। हीट पंप के जगह पे अगर रेफ्रिजरेटर दे दिया होता तो रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, ठंडा करना, तो यहाँ पे T2 रहता ऊपर में, बाकी T1 माइनस T2 सेम रहेगा, ठीक है, सेम रहेगा। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला COP का ये भी होता है कि हीट सप्लाई अपॉन या हीट रिजेक्ट अपॉन वर्क डन, ठीक है, हीट सप्लाई अपॉन वर्क डन या हीट रिजेक्ट अपॉन वर्क डन, Q1 अपॉन W होता है, तो यहीं पे हम लोग लिख सकते हैं Q1 अपॉन W, ठीक है। तो T1 जो है हम लोग लिखेंगे यहाँ पे T1 कितना है, 300 अपॉन 300 माइनस 269 इक्वल टू Q1 जो है यहाँ पे ये पुट करेंगे 20 अपॉन वर्क डन, ठीक है। ऐसे हम लोग करेंगे। अब थोड़ा सा छोटा करते हैं, जगह बनाते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, ओके। तो ये जो है क्या है, ये 300 डिवाइडेड बाई 8269 माइनस होगा तो 31 हो जाएगा, इक्वल टू 20 अपॉन W हो जाएगा वर्क डन, तो W अगर इधर लाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो 20 माइनस 20 इंटू 31 अपॉन 300, इस टाइप से हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो का टर्म हो जाएगा, 2 एक कम 2 और 15 दूना 30, और 15 दूना 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 31 है, मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, एकदम थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 2 ही होगा, तो ये राइट आंसर बी हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करेंगे तो 2.07 आ जाएगा किलोवाट, ये आ जाएगा वर्क डन, यानी इतने पावर की जरूरत पड़ेगी पंप का, ठीक है, ये पावर की जरूरत होगी। आया समझ में? बोलते चलेंगे समझ में आया कि नहीं, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट है, आप सिर्फ अभी यहाँ पे देखे 3 ही स्टूडेंट हैं। क्यों, अभी तक होली में जो लोग घर गए थे आए नहीं है, या होली का अभी तक उतरा नहीं है, या एग्जाम ज्यादा लेट है तो बस छोड़ देते हैं कि ज्यादा चलो बाद में पढ़ेंगे। एग्जाम जब एडमिट कार्ड आता है तो पूरा आ जाते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट एडमिट कार्ड आने के बाद या एग्जाम अनाउंस होता है तब जाकर सीरियस होते हैं, और उसका वजह होता है कि पेपर नहीं निकलता है। कैसे निकलेगा, जो पहले से पढ़ रहा है, 6-6 महीना से पढ़ रहा है, 1-1 साल से पढ़ रहा, उसका पेपर नहीं निकलेगा, तो आपका पेपर कैसे निकलेगा जो 1 महीना 15 दिन में एग्जाम की प्रिपरेशन करके सोचेंगे आप एग्जाम क्रैक कर लें, नहीं हो पाएगा, ठीक है।
तो हर दिन पढ़ना जरूरी है। हाँ, कुछ लोगों को समय नहीं मिलता होगा इस टाइम पे, तो रिकॉर्डेड क्लास देखते होंगे, तो रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, ठीक है, बट पढ़िए, रेगुलर पढ़ना जरूरी है। ओके, चलिए, ऐसे आज क्लास भी कम टाइम का ही रखेंगे, क्योंकि अगला क्लास लेंगे तो पार्ट 3 में इसको कंप्लीट करेंगे, और भी थोड़ा स्टूडेंट आ जाए तो मजा आता है, कम रहे तो फिर मजा कम हो जाता है मेरा ही पढ़ाने का, ठीक है, और आंसर भी करते रहे तो मजा आता है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पूरा क्लास जो है ना, ये सारी क्वेश्चन वोश्चन, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, पूरा बेसिक कंसेप्ट, सब चीज रिकॉर्डेड अपलोड है आपके कोर्स में। मतलब आप लाइव क्लास नहीं भी देखेंगे तो भी उससे कोई भी एग्जाम क्रैक कर लेंगे। फिर भी मैं लाइव क्लास में आता हूँ कि ताकि आप लोगों की एनर्जी जो है बना रहे, रेगुलर आप इंटरेक्ट हो सके मेरे से, कोई डाउट हो तो पूछ सके। अगर आप लोग ही अगर नहीं आएंगे, कम आएंगे, तो फिर ऐसे लगेगा कि आप रिकॉर्डेड क्लास ही देख लीजिए। अगर बाद में रिकॉर्डेड, यही लाइव को रिकॉर्डेड देखना है तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड अपलोड है, देखिए उसको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। If a heat engine produce work only by interacting with a one source, what kind of machine is this? अब बोला कि अगर हीट इंजन प्रोड्यूस कर रहा है और इंटरेक्ट कर रहा सिर्फ एक वन सोर्स है, मतलब उसके पास एक ही रिजर्वायर है, तो ये क्या है? पीएमएम 2 है। पीएमएम 2 है, ये पहले भी कर चुके हैं आप लोग, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, पहले भी आप लोग कर चुके हैं, राइट। तो ये है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड पीएमएम 2, राइट। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a feature of Carnot engine? इसमें से कौन सा कार्नोट इंजन का फीचर जो है नहीं है? अब जो फीचर है पहले उसकी बात कर लेते हैं, नहीं का बाद में तो मिल ही जाएगा। इट हैज द मैक्सिमम इफिशियंसी अमॉन्ग ऑल द इंजन, ये राइट है, क्योंकि कार्नोट इंजन का इफिशियंसी मैक्सिमम होता है जितने टाइप के इंजन है उसमें, याद रखिएगा। द इफिशियंसी ऑफ द कार्नोट इंजन इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये भी सही है, क्योंकि कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी आप देख लिए कि टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। जैसे कार्नोट का लिखता हूं, कार्नोट का तो 1 - T2/T1 टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है, तो ये भी राइट है। इट वर्क्स विथ ओनली वन हीट रिजर्वायर, नहीं यही गलत है, मतलब यही आंसर है, नॉट पूछ रहा है, यही इसका फीचर नहीं है। वन रिजर्वायर हुए मतलब एक पीएमएम 2 है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या है? पीएमएम 2, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड, पीएमएम 2। ओके, ये नेक्स्ट देते हैं, फॉर ऑल कार्नोट इंजन वर्किंग अंडर सेम टेम्परेचर रेंज हैज द सेम इफिशियंसी, बिल्कुल भी सही है। वो सभी कार्नोट इंजन जो है सेम टेम्परेचर पे अगर चल रहा है तो उसकी इफिशियंसी भी जो है वो सेम ही रहेगा। ओके, आया समझ में? राइट, आगे बढ़ते हैं। और चलिए, अच्छा है, आंसर कर रहे हैं आप लोग, कुछ लोग आ रहे हैं फिर चले जा रहे हैं। देखो अभी धर्मवीर गुप्ता आए हुए हैं। टाइम पे क्लास आप लोग ज्वाइन करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, पैसे दिए हैं ना आप लोग, और डेटा भी खर्च हो रहा मोबाइल का, और बाद में देखेंगे तो बाद में भी खर्च होगा, तो टाइम पे और लाइव कोशिश करिए, ज्वाइन करें और क्लास करें, ठीक है। चलिए, और ऐसे भी अल्टरनेट डे क्लास टेक्निकल का रखा गया है, अब नॉन टेक्निकल का भी आपको देखना है, जो कि आप ये देख रहे हैं, रीजनिंग का तो अपलोड ही है, और मैथमेटिक्स का हर दिन अपलोड हो रहा है अल्टरनेट डे, वो आप लोग देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। If a Carnot engine reject 1/4 of the heat engine from the reservoir, what is the efficiency of Carnot engine? देखिए कितना सिंपल है, किसी किसी को लगेगा कि डेटा ही पूरा नहीं दिया, दिया हुआ है। कार्नोट इंजन है, रिजेक्ट कर रहा, रिजेक्ट मतलब क्यूआर कितना? 1/4 ऑफ द हीट फ्रॉम द रिजर्वायर, रिजर्वायर से जितना हीट लिया था उसका 1/4 रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हीट सप्लाई, हीट रिजेक्शन अपन हीट सप्लाई यानी 1/4 है, कहीं नहीं देखना है, यहीं से कर देते 1 - 1/4 तो आंसर आ जाता। क्यों? क्योंकि कार्नोट इंजन आप करते हैं
अब जो दिया है उसी पे हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 माइनस T2/T1 लिखते थे तो हम लोग Q1/QS भी लिख सकते हैं, जैसा दिया है वैसा सॉल्व करेंगे। तो 1 माइनस 1/4, 1/4 ये वाला, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 3/4, इसको 3/4 इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 चौका 100 और 25 तिहाई 75, यानी 75% आ गया। इसका मतलब 0.75, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। सबसे आसान क्वेश्चन है, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखें, a Carnot engine operates between temperature 1000 Kelvin and 400 Kelvin. The heat rejected by the first Carnot engine is used by the second Carnot engine whose sink temperature is 200 Kelvin. If the net heat absorbed by the first Carnot engine is 200 megajoule, what is the heat rejection in megajoule by the second Carnot engine? देख रहे हैं, ये क्वेश्चन समझिए सबसे हार्ड है। इस टर्म का जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें सबसे हार्ड समझिए कि यही क्वेश्चन है, ठीक है, और कुछ नहीं है। ओके, तो यहाँ पे कैसा है, बेसिकली जो है 2 इंजन है। यहाँ पे हमेशा एक इंजन पे निकालते हैं, यहाँ पे जो है वो 2 इंजन है, ठीक है। तो हम लोग इसका भी करते हैं, राइट। ओके, देखिए, डेटा पहले लिखते हैं और समझते हैं। T1 जो है वो 1000 केल्विन है टेम्परेचर, ये जो होगा वो T2 होगा 400 केल्विन। द हीट रिजेक्शन बाय द फर्स्ट कार्नोट इंजन इज यूज्ड बाय द सेकंड कार्नोट इंजन हुज सिंक टेम्परेचर इज 200 केल्विन। तो ये T3 हो जाएगा कितना 200 केल्विन, ठीक है। इफ द नेट हीट ऑब्जर्व बाय द फर्स्ट इंजन इज 200 मेगा जूल, ये क्या हो जाएगा Q1 हो जाएगा 200 मेगा जूल। इसको कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही रखना है, मेगा जूल में दिया मेगा जूल में ही रखेंगे। व्हाट इज द हीट रिजेक्शन इन मेगा बाय द सेकेंड कार्नोट इंजन, मतलब क्या है, ये Q3 जो है वो पूछ रहा है, Q3 पूछ रहा है तो आपको Q2 भी तो निकालना होगा। Q2 तो दिया नहीं है तो वो भी निकालना होगा, ठीक है, वो भी आपको निकालना होगा। देखिए कैसे निकालते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं। डायग्राम है ये T1 है, 1000 केल्विन हो गया, ये T1, ठीक है। उसके बाद ये आ जाइए, ये है Q1 और ये पहला इंजन है और हीट पंप इस टाइप से एरो रहेगा, ठीक है, कार्नोट इंजन है। और यहीं पे जो है ये रहेगा Q2 और यहाँ पे आ जाएगा, मान लीजिए नहीं, यहाँ पे फिर आ जाएगा टेम्परेचर दूसरा वाला टेम्परेचर T2 जो है, ये T2 जो है वो 400 इस टाइप से आ जाएगा केल्विन। और यहाँ पे आ जाएगा Q3 और यहाँ पे आ जाएगा T3 इक्वल टू कितना है 200 केल्विन। इस टाइप से थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा, यहाँ पे सेकेंड इंजन भी होगा, थोड़ा डायग्राम छोटा हो जा रहा। इधर बनाता हूं मैं डायग्राम, इधर बनाता हूं डायग्राम, यहाँ पे पूरा लंबा दिख जाएगा, ठीक है। T1 इक्वल टू 1000 केल्विन, ठीक है। Q1 हो जाएगा, पहला इंजन हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा और यहाँ पे Q2 हो जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर दूसरा वाला हो जाएगा कितना T2 इक्वल टू 400 केल्विन। ओके, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा Q3, सॉरी यहाँ पे फिर से Q2 ही होगा जिस हिसाब से वो दिया है, ठीक है। और यहाँ पे इंजन जो हो जाएगा दूसरा वाला इंजन हो जाएगा और ये वर्क डन हो जाएगा और यहाँ पे होगा Q3 और यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर T3 जो हो जाएगा 200 केल्विन दिया हुआ है। इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से होगा, ठीक है। मतलब कैसा है, पहला वाला इंजन के लिए Q1 एंड Q2 है और फिर दूसरा वाला इंजन जो है उसके लिए Q2 एंड Q3 है। जैसे एग्जाम ये दिया हुआ है, द हीट रिजेक्ट बाय द फर्स्ट कार्नोट इंजन, मतलब हीट रिजेक्ट, पहला कार्नोट इंजन का हीट रिजेक्ट कर रहा है यानी Q2, पहला इंजन का Q2 है जो हीट रिजेक्ट कर रहा है, वो यूज बाय द सेकंड कार्नोट इंजन, वो यूज बाय द सेकंड कार्नोट इंजन में ये यूज हो रहा है।
सिंक टेम्परेचर इज 200, जिसका सिंक टेम्परेचर है 200 केल्विन है। ऐसा है, डायग्राम से आपने समझ लिया, ठीक है, समझ लिया। अब कार्नोट इंजन का और भी अच्छे अच्छे फार्मूला है, अभी नहीं देखे होंगे, वो देखिए आप लोग। ओके, चलिए, आ रहा समझ में? किसको कुछ डाउट होगा तो बोलेंगे। देखो बहुत लोगों ने कर भी लिया, 60 आंसर आ रहा उनका। अभिजीत मिश्रा का आंसर आ गया है। ओके, देखते हैं क्या आता है। थोड़ा सा आपका लग रहा कि गड़बड़ है, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू कार्नोट इंजन, अब देखिए ये भी फॉर्मूला आपको देखना जरूरी है। क्या है, थोड़ा सा छोटा करते हैं और हम जगह बनाते हैं यहाँ पे सॉल्व करने का। ये होता है Q1 अपॉन T1 इक्वल टू Q2 अपॉन T2 भी होता है, ये भी याद रखिए। तो Q1 जो दिया हुआ है 200 दिया है, T1 जो दिया है 1000 दिया है, इक्वल टू Q2 हमें निकालना है, नहीं दिया है, और T2 तो जो दिया है वो 400 दिया है, ठीक है, दिया है। ये क्या हो जाएगा, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, तो 1 कम 2, 2 पच्चे 10, ठीक है। तो Q2 निकालेंगे, अगर Q2 यहाँ लिखते हैं तो ये इधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 5, यानी 8 पच्चे 40, 8 पच्चे 40, 5 एक कम 5 और 8 पच्चे 40, यानी 80 मेगा जूल हो जाएगा Q2, 80 मेगा जूल हो जाएगा Q2। दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे, हमने पहला इंजन यूज किया तो Q1 अपॉन T1 इक्वल टू Q2 अपॉन T2 आया। अब दूसरा इंजन यूज करेंगे तो Q2 एंड Q3 है और T2 एंड T3 है। यहाँ डायग्राम में देखिए, तो क्या है, Q2 अपॉन T2 इक्वल टू Q3 अपॉन T3। दूसरा वाला इंजन लेंगे यहां से यहां तक, तो आया समझ में। अब देखिए Qt हमने अभी निकाला 80 मेगा जूल, और T2 तो जो दिया है 400 है, इक्वल टू Q3 तो हमें निकालना ही है, यही तो पूछा जा रहा है, और T3 जो है वो 200 है, ठीक है। ओके, यहीं पे कर लेते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो Q3 इक्वल टू हो जाएगा 80 इंटू 200, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, डिवाइडेड बाय 400, ठीक है। 200 एक कम 200, 200 दूना 400, 2 से कटिएगा, और ये हो जाएगा 40 दूना 80, मतलब Q3 जो है वो 40 मेगा जूल आ जाएगा आपका आंसर, यानी राइट आंसर ये हो जाएगा 40 मेगा जूल। 40 मेगा जूल आपका आंसर हो जाएगा राइट, सही है। आया मजा, बताइए। किसी को नहीं समझा होगा तो पूछ लेंगे फिर से। तो क्वेश्चन जो आएगा ना उसके हिसाब से फार्मूला यूज करना पड़ता है। कार्नोट इंजन का ये भी एक फार्मूला है, इस तरीका से। ये 2-3 बार घर में आप प्रैक्टिस करेंगे, चीजें आसान हो जाएगा। 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो 1 मिनट के अंदर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कुछ टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट के अंदर, मतलब 1 मिनट के अंदर ये सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ आप 2 बार प्रैक्टिस करिए। 1 बार सॉल्व करेंगे तो आपको देखने की जरूरत पड़ेगी कहीं पे, 2 बार देखने की जरूरत पड़ सकती है। दूसरी बार सॉल्व करेंगे तो 1 बार कहीं मिस्टेक हो सकता है, तीसरी बार जब सॉल्व करेंगे ना तो आप खुद से कर लेंगे, और चौथी बार जब सॉल्व करेंगे ना तो आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। तो जो भी चीजें हार्ड लगते हैं, जो भी चीजें हार्ड लगती है जिंदगी में, उसको बार बार करिए, बार बार करिए, इतनी बार करिए कि उसी दिन आपको चीजें समझ में आ जाए कि अच्छा ये ऐसा है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना शार्प होगा, ठीक है। ओके, और मैं भी इतना जो इतना कॉन्फिडेंस से जो बता रहा हूँ और इतना जल्दी सॉल्व कर देता हूँ, आपको समझाने में जो भी टाइम लगता है, अभी आप बोलेंगे 40 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो ये क्यों होता है, प्रैक्टिस से हुआ है। कोई तोपचन नहीं हूं मैं, कोई भी तोपचन नहीं होता है, सिर्फ उसकी प्रैक्टिस ज्यादा रहती है। तो मेरी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा बार, मतलब एक ही इसी टाइप के क्वेश्चन समझ जाइए कि मैं सैकड़ों बार कर चुका हूंगा, ठीक है, या ये भी बोल सकते हैं हजारों बार कर चुका हूँ, इसलिए आ रहा है मुझे, नहीं तो नहीं आता, समझे। तो इसलिए है कि प्रैक्टिस करना है, चीजें आसान हो जाएगी, राइट। आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए
विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट एन इम्पॉसिबल साइकिल, इसमें से इम्पॉसिबल साइकिल कौन सा है? तो आप देखे होंगे क्लॉसियस इनइक्वालिटी में 3 फॉर्मूला होता है, ये जो होता है बी वाला है इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। और डी क्यू अपन टी इक्वल टू 0 जो है ये रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है। और डी क्यू अपन टी लेस देन 0 है, इसका मतलब ये इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल और पॉसिबल है, प्रैक्टिकल है ये, ठीक है। यही 3 दिया हुआ रहता है, बार बार पूछता है, ये ज्यादा बार पूछता है ये, ठीक है, इरिवर्सिबल और पॉसिबल। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए a reversible engine which operates between temperature range of 1200 Kelvin and 600 Kelvin reject 30% of the heat to the sinks comes under the classification of, ये कौन से क्लासिफिकेशन के अंदर आएगा? ठीक है, ये कार्नोट, पेट्रोल, डीजल इंजन, नॉन ऑफ दिस दिया है। अब अगर इसमें तुक्का मारने की स्टूडेंट कोशिश करेगा ना तो बोलेगा पेट्रोल डीजल तो होता ही नहीं है, कार्नोट होगा, इसको मार देगा और गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, रिजेक्ट कर रहा 30% हीट ऑफ द हीट टू द सिंक, ठीक है। हीट रिजेक्ट कर रहा कितना? 30% ऑफ हीट सप्लाई, जितना हीट सप्लाई, तो क्यू आर जो होगा हीट रिजेक्शन 0.3 हो जाएगा 30% मतलब, और एक क्यूएस हो जाएगा, मतलब क्यू आर अपन क्यूएस जो है वो 0.3 हो जाएगा। ये ऑलरेडी कर चुके हैं, देखिए फिर से मैं बताता हूँ, ओके फिर से बताता हूँ। तो इंजन का इफिशियंसी है 1 माइनस हीट रिजेक्शन अपन हीट सप्लाई होता है, मतलब 1 माइनस 0.3 यानी 0.7, ठीक है। कार्नोट इफिशियंसी की यहाँ पे बात कर लेंगे हम लोग, कार्नोट की बात करेंगे तो 1 माइनस T2 अपन T1 होता है। यहाँ पे दिख ही रहा है कि ये 12 से है, 6 से है, एक दूसरे के डबल है, यानी 50% इसका इफिशियंसी आने वाला है, कार्नोट का दिख ही रहा है। 1 माइनस देखिए 600 डिवाइडेड बाय 1200, तो 1 और 2 तो हो गया 0.5 यानी 50% इफिशियंसी, मतलब ये कम है, कम है। तो देखिए कार्नोट इफिशियंसी इज लेस देन इंजन का इफिशियंसी, ठीक है। ये ज्यादा है ना इंजन वाला 0.7, 30% हीट रिजेक्ट है, मतलब इम्पॉसिबल इंजन है, हाइपोथेटिकल इंजन है, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है, तो नॉन ऑफ दीज होगा, क्योंकि ये जो होगा इम्पॉसिबल होगा, इम्पॉसिबल होगा। देखिए इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया हम लोग, इतना प्रैक्टिस करिए, इतना प्रैक्टिस करा दूंगा, क्वेश्चन को आप देखते ही सॉल्व कर लेंगे, किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा आप सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से, ठीक है। आ गया समझ में? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हेल्प टू डिराइव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज रिस्पेक्टिवली, इसमें से कौन से प्रॉपर्टी को ड्राइव करता है? तो फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ वो क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ जो बोलता है, फर्स्ट लॉ कन्वर्जन ऑफ हीट, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, जब एनर्जी कन्वर्जन होगा मतलब टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होगा, मतलब टेम्परेचर पे क्या होगा? डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है, ठीक है। और सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ जो होता है डील्स विद द एंट्रोपी, एंट्रोपी बताता है सेकेंड लॉ में, एंट्रोपी। तो फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कर्म अनुसार, तो जिस कर्म में पूछा है उसी कर्म में बताना है। तो फर्स्ट लॉ का मतलब है टेम्परेचर, मतलब यहां टेम्परेचर है, यहां टेम्परेचर है। सेकेंड लॉ का मतलब है एंट्रोपी, तो यहां एंट्रोपी है, यहां एंथैल्पी है, राइट आंसर बी हो जाएगा, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, ठीक है। मजा आया? ओके राइट। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन, देखिए इतना स्पीड ठीक है कि कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सके? बताइए इतना स्पीड सही है? देखिए विच ऑफ द बिलो
विच ऑफ द बिलो स्टेट आर प्रॉपर्टीज ऑफ PMM2 परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड, इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी जो है वो सही है बताना है। पहला प्रॉपर्टी है व्हेन नेटवर्क इज इक्वल टू द हीट ऑब्जर्व एंड वर्क इफिशिएंसी इज 100%। PMM2 के हिसाब से ये सही है। हीट इज एक्सचेंज फ्रॉम वन हीट रिजर्वायर ओनली, ये भी PMM2 में बताता है, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इट्स वायलेस केल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट, ये भी राइट है PMM2 का। इट इज अ हाइपोथेटिकल इंजन, हाइपोथेटिकल मशीन, राइट है। मतलब ये सभी PMM2 के लिए ये सारा स्टेटमेंट जो है करेक्ट, सारे स्टेटमेंट को याद कर लीजिएगा, इसमें से कोई भी एक स्टेटमेंट आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये वायलेट करता है केल्विन प्लांक्स का, ये भी पूछा जा सकता है। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आता है, ठीक है। और देखिए, और ये बार बार देख ही रहे हैं कि हीट इज एक्सचेंज फ्रॉम वन हीट रिजर्वायर ओनली, ये तो आया ही था। तो पूरा पॉइंट याद करिएगा, तो हो जाएगा D1, 2, 3 and 4, ठीक है। पूरे पॉइंट याद करना है। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। देखिए, a reversible engine operates between temperature T1 and T2. The energy rejected by the engine is received by second reversible engine at temperature T2 and rejected to a reservoir at temperature T3. If the efficiency of the engine are same, the relationship between T1 and T2 and T3 is given. The यहाँ पे देख रहा है, the efficiency of the engine is same. Efficiency same है, तो आपको क्या बोला था, T2 इक्वल टू T1 इंटू T3। अगर आउटपुट सेम है तो ये वाला हो जाएगा। ये जब कब होगा, T1 प्लस T3/2। आउटपुट सेम है तो, आउटपुट सेम है तो इसको याद ही कर लेना है, ठीक है। आप बोलेंगे तो इसको सॉल्व करके प्रूफ करके भी मैं दिखा सकता हूं, ठीक है, बट उतनी जरूरत ही नहीं है। ओके, आपको जो PDF मिलेगा उसमें प्रूफ मिल जाएगा, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आज का क्लास जो है यहीं पे रखते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन जो और है, जो कि नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 में हम लोग कल कर लेंगे। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट, बाय बाय। रिवीजन करते रहिए। ओके, थैंक यू।